नमस्कार बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर हम अक्टूबर महीने से भी पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में हम अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रोसेस के बारे में आज हम समझने वाले हैं। जैसे इस वीडियो में जो कवर किया गया है कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें, तो इसमें पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। और जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहला काम तो ये करना है कि बिना वीडियो को आगे बढ़ाए पूरा देखें, और कुछ नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप कुछ न कुछ जरूर कर सकते हैं। और अगर आप बताई हुई चीज़ों को सही से फॉलो करेंगे तो आपका 95% पक्का आएगा। ठीक है। अगर 95% के लिए आप पढ़ाई करोगे, 100% के लिए आप पढ़ाई करोगे तो आपका 85 to 90% तो इन 4 महीने की पढ़ाई करके आपका जरूर आ जाएगा। अगर आप अक्टूबर से भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे रहे हो, अभी इसको देखने के बाद आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप जरूर 85 to 95% तक जरूर पहुंच सकते हैं। क्योंकि बोर्ड का जो पेपर आता है उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो कुछ पैटर्न पे आधारित होती हैं, वही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वॉच टिल एंड विदाउट मिसिंग एनी पार्ट, यानी कि आप वीडियो को स्किप ना करें, आगे बढ़ा बढ़ा के ना देखें। टाइम लग सकता है, जितनी भी लंबी वीडियो है थोड़ी सी, उसको इतने को आप पूरी सी देखें और अपना एक प्लानिंग बना लें इस वीडियो को पूरा देखकर। इसमें मैं आपको पूरा प्लान बताने वाला हूं कि 95% तक कोई भी स्टूडेंट कैसे पहुंच सकता है। तो बढ़ते हैं आगे। दुनिया में हर चीज पढ़ाई है, अपना है तो वह सिर्फ पढ़ाई है। तो दुनिया में हर चीज जो कुछ भी है वो सब पढ़ाई है। अगर आपके हाथ कुछ रह जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई बचेगी। तो आप पढ़ना स्टार्ट जरूर कर दें। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, आप पढ़ें। ये प्रोसेस मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि पढ़ लिख कर ही आप कुछ न कुछ कर सकते हो, एक बड़े इंसान और एक समझदार इंसान, बेहतर इंसान बन सकते हो। जो सेशन 2024-25 स्टार्ट हुआ वो जुलाई मंथ से स्टार्ट होता है और जनवरी तक जाता है, और जनवरी के बाद जो फरवरी आता है उसमें हमारे एग्जाम होते हैं। तो अब जुलाई का जो मंथ था वो हमारा निकल चुका, अगस्त भी हमने निकाल दिया और सितंबर भी हमारा निकल ही गया। ठीक है। अब हमारे पास बचा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के बाद आएंगे बोर्ड एग्जाम, और उसमें हमें लाना है 90% प्लस स्कोर। ठीक है। ये आपके पास एक आखिरी मौका है, और अगर अभी भी आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अभी आप इस वीडियो को जब देख लें उसके बाद अपना पैटर्न बना लें, और उसको बनाने के बाद आप पढ़ाई जरूर करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो टॉपर्स क्या अलग करते हैं, सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी चीज ये आती है कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर सकते। देखो, सेम बुक होती है उनके पास भी जो आपके पास एनसीईआरटी की। अगर कोई टेक्स्ट बुक की बात की जाए, जो भी बुक मार्केट में अवेलेबल है वो आपके लिए भी है, उनके लिए भी है। सेम कॉपी मिलती है, आपको भी वही कॉपी दी जाएगी जो उनको लिखने के लिए मिलेगी, जो टॉपर्स बनते हैं। और उनके भी 2 हाथ हैं और आपके भी 2 हाथ हैं, 2 पैर उनके पास भी हैं, 2 पैर आपके पास भी हैं। और वही सेम पेपर आएगा जो आपके पास आएगा, वही उनको दिया जाएगा। तो फिर वो ऐसा क्या करते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो? तो सीधी सी बात है, जो पढ़ेगा वही विजेता बनेगा, क्योंकि पढ़ने वाला हमेशा आगे निकलेगा। सीधी सी बात है। आपने एक डायलॉग भी सुना होगा, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ठीक है। तो शेरनी का दूध है भाई, पियो जरूर, क्यों नहीं पी रहे हो? तो बढ़ते हैं आगे। टॉपर बनने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए और इस वीडियो में और क्या क्या कवर किया जाएगा। देखो, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ये मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल पाए। और लॉन्ग आंसर्स जो होते हैं उनको जल्दी कैसे याद किया जा सकता है, किस प्रोसेस से हम याद करें कि हमें लॉन्ग आंसर जल्दी याद हो जाए। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अभी हमारे पास 4 महीने हैं पूरे, तो 4 मंथ के अंदर हम अच्छे से अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं। ठीक है। और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो बस बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको चीजें मिलने वाली है। कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा, जैसा अभी तक चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि इसमें मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वो फॉलो करेंगे आप
एक एक चीज को फॉलो कर लेंगे तो जरूर आप 80 to 90% ला सकते हो अभी भी बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करके, भले ही आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो है हमारा कि हम सिलेबस का एनालिसिस कर लें। सिलेबस का एनालिसिस का मतलब है कि जो हमारा 2024-25 का अपडेटेड सिलेबस है, देखो पहले सिलेबस था उससे अब डिफरेंट सिलेबस बदल गया है, उसे अच्छे से जान लें, सारे पूरे के पूरे सिलेबस को देख लें। अगर आपके पास सिलेबस के लिए कोई किताब वगैरह नहीं जिसमें सिलेबस लिखा हो तो आप वेबसाइट पे जाके एक बार यूपी बोर्ड का या जिस भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से या किसी और बोर्ड से, उसका सिलेबस एक बार जान लो। हर विषय में कितने चैप्टर्स हैं ये एक जगह नोट कर लो। जैसे एक नोट बनाओ और उस नोट में आप क्या करो, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट वाइज लिख लो। ठीक है, और उसके बाद कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है ये उसमें दिया रहता है। ठीक है, ये भी आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर आते हैं उनको देख के भी पता कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है पेपर में। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज्यादा नंबर का आता है। जो ज्यादा नंबर का आएगा वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। जो कम नंबर का आएगा उसे हम बाद में पढ़ेंगे या उसे छोड़ भी सकते हैं, जो आ ही नहीं रहा, पूछा ही नहीं जा रहा। वैसे तो ये कि छोड़ो कुछ मत, क्योंकि छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं बनते। तो हम सब्जेक्ट वाइज अपने सारे चैप्टर्स लिख लेंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर लिखने हैं, क्योंकि अगर आपने एक सब्जेक्ट में 95 नंबर लिया है तो आपकी 95% नहीं बनेगी, आपको सभी सब्जेक्ट में 95 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे या उससे अधिक, तब जाके हमारी 95% बनेगी। फिर उसके बाद अगला काम ये करना चैप्टर्स को लिखने के बाद कि चैप्टर्स को भी टॉपिक में बांट लें, जिससे जो जितने भी चैप्टर्स होते हैं बोर्ड में क्या होता है कि कुछ चीजें पूछी जाती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उन चीजों को हम और अच्छे से लिख लेंगे कि ये चीजें हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। वो हम प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि हम उन्हें कवर करेंगे आगे। ठीक है, बढ़ते हैं अब इस यात्रा पे कि हम टॉपर बने कैसे। तो सबसे पहला काम है अपना एक गोल सेट करो कि आपको 75% के लिए पढ़ाई करनी है, 80% के लिए करनी है, 85% के लिए करनी है, 90% के लिए करनी है या 95% के लिए करनी है, और उस गोल को कहीं पे नोट कर लो। और नोट करके एक अच्छी सी हैंड राइटिंग से और उसे जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे लगा लें कि भाई मेरा ये गोल है, इसके लिए मुझे पढ़ाई करनी है। जिससे कि तो डेली हम अपना गोल अपना टारगेट याद करेंगे तो हमें एक अलग ही मोटिवेशन मिलता है। आप इस प्रोसेस को करके देखें तो आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा जो काम करना है वो करना है आपको कि टाइम टेबल बनाएं। देखो एक दैनिक टाइम टेबल जरूर बनाएं जिसमें हर विषय के लिए एक निश्चित समय हो। ठीक है, हर विषय, मैंने फिर से कहा कि एक विषय से काम नहीं चलेगा, सभी विषय हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कठिन विषयों या अध्यायों को पहले पढ़े। देखो अभी जो कठिन है उनको पहले से ही पढ़ लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे हम उन कठिन विषयों में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो जो कठिन लगता है आपको उसको अभी से पढ़ें, फिर आसान टॉपिक्स को पुनरावलोकन यानी कि रिवाइज कर लें। जो आपको आसान लगते हैं यानी कि जो आपको आते हैं उनको हमें केवल रिवाइज करना होगा, और जो कठिन लगते हैं हमें उन्हें हमें पढ़ना है पूरा अच्छे से। ठीक है, हर दिन 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का लक्ष्य रखें। देखो सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि जो आपने कोचिंग में पढ़ाई की है, ट्यूशन ले रहे हो कहीं पे, उसके अलावा वो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हो तो वो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है। अगर आप यूट्यूब से वीडियो देख रहे हो वो भी आपकी सेल्फ स्टडी नहीं है। तो इन तीनों चीजों के अलावा आपने खुद से क्या पढ़ा वो आपकी सेल्फ स्टडी है, और खुद से आपको लगभग 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट होगा। अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपको समय भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये काम आप जरूर करें। और अगर आपको ये टाइम टेबल बनाना नहीं आता है तो टाइम टेबल सेट कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको ये आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं, या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। तो आप वीडियो का एंड तक पहले देख लें, उसके बाद आप चाहें तो अपना टाइम टेबल जब सेट करने बैठे उस समय पे वो टाइम टेबल वाली वीडियो एक बार जरूर देख लें कि टाइम टेबल सेट कैसे करते हैं। देखो आपका जो प्रोसेस है टाइम टेबल सेट करने का वो रोबोट की तरह होता है, और हमें वैसे नहीं करना है टाइम टेबल सेट।
तो उस वीडियो को आप देख लेंगे तो वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। पर टाइम टेबल बनाए जरूरी, एक निश्चित फिक्स होना चाहिए। जैसे आप मैथ पढ़ते हो तो मैथ को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए। अगर आपके पास साइंस है तो साइंस को आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस को आप 1 घंटे पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश है, इंग्लिश को भी आपको 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी बची तो आप इसको आधा घंटे भी अगर रोजाना पढ़ते हो डेली बेसिस पर तो आपका काम चल जाएगा। तो 2, 3, 4, 5, 5.5, ठीक है। तो आपको 6-7 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है और उतने में आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ उस पैटर्न को बस आप सही से तैयार कर लें। अगर आप अक्टूबर से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मैंने अक्टूबर से पहले डाली भी इसीलिए है कि ये जो बचा हुआ समय आपको मिल रहा है उसमें आप अपनी सारी चीजें जो जो इसमें बताई गई हैं उनको इकट्ठा कर लें और सही से एक पूरा का पूरा प्लान बना लें कि हमें हर चीज को पढ़ने के लिए ये समय मिला है तो उसको इसी हिसाब से बांट दिया जाएगा, ठीक है। अगला जो आपको काम करना है कि सोशल मीडिया कम से कम यूज करें। देखो आज की डेट में सोशल मीडिया ही वो एक चीज है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक व्हाट्सएप जो भी आप चला रहे हैं इनको बिल्कुल बंद कर लें, पर उसके लिए भी आप अपना समय निर्धारित कर लें कि जो फेसबुक है, शॉर्ट वीडियोज है, या इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, या स्नैपचैट है, इनको हम बहुत ही कम चलाएंगे, ना के बराबर, ठीक है। या चलाएंगे भी तो पूरे दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 1 घंटे इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि देखो समय कम है और ये हमारी क्या है, ये सारी की सारी चीजें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं। तो इसलिए हम इन चीजों से दूर रहेंगे अभी, तो ही हम 90% या 95% की तरफ बढ़ पाएंगे। तो कम से कम इनका यूज करेंगे, ठीक है। आगे अगले जो काम करना है आपको वो कि अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करें। अभी हमारे पास समय है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। जैसे मैथ और साइंस है, इसमें तो हम रट ही नहीं सकते, रट के तो कोई काम चलेगा ही नहीं। साइंस में भी जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो ये तीनों विषय हमारी जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, नहीं तो जो भी इनका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, उसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समझकर पढ़ें, केवल रटने से काम नहीं चलने वाला है। जिन चीजों को हमें रटना है उन्हें रटेंगे भी, पर केवल रटने पे आ जाएंगे तो हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। खासकर गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में कॉन्सेप्ट स्पष्ट होने चाहिए। देखो सामाजिक विज्ञान में भी जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, चीजें रिलेट होती हैं, एक के बाद एक घटना घटित हुई होगी, तो आप उस हिसाब से इसको पढ़ाई करें, ठीक है। और गणित और विज्ञान में तो भाई कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, वो तो हमें समझने हैं। और क्या करना है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं प्रीवियस ईयर्स के वो हमें लगाने, प्लस सैंपल पेपर को हल कर लेते। देखो अभी हमारे पास सैंपल पेपर है नहीं, तो सैंपल पेपर में से कम 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40% जो पेपर आएगा वो आपका उस सैंपल पेपर पे बेस्ड ही आएगा, तो सैंपल पेपर को जरूर सॉल्व करें। अभी 2025 के सैंपल पेपर नहीं आए हैं, लेकिन हमारे पास 2024 के जो सैंपल पेपर हैं वो अवेलेबल है, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। उससे हमें एक पैटर्न भी मिल जाएगा कि आप परीक्षा के पैटर्न को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। और पिछले साल के जो प्रश्न करने हैं उनमें ऐसा नहीं करेंगे कि भाई कोई भी पिछले साल का पेपर उठाया और करने लग गए। आपको 2022, 2023 और 2024 के सभी सेट करने। देखो एक साल में 7 सेट बनते हैं, तो यानी कि आप अगर इन 21 सेट्स को लगा लेते हो, उसके अलावा कोई भी सेट नहीं लगाते हो, कोई भी पी को नहीं लगाते हो, तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आपको ये काम जरूर से करना है कि पिछले साल के जो पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पेपर पिछले साल के पैटर्न पे ही आता है और वहीं से हमें ये पता चलता है कि कौन से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला जो काम करना है वो हमारा है शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। देखो नोट्स बनाने का मतलब है 2 तरह के नोट्स बनाने हैं आपको। एक तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाएं जो अंतिम समय में रिवीजन के लिए आपको मदद करेंगे। बाकी जो आप सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हैं उनके तो नोट्स आप बना ही रहे हैं, नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। और उस शॉर्ट नोट्स में देखो महत्वपूर्ण सूत्र लिखे जाएंगे, जितने भी फॉर्मूले हों वो सारे के सारे लिख लो, महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं। और जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो तिथियां होती हैं, जो हमारी डेट्स होती हैं, कौन सी चीज कब घटित हुई, तो उनको लिख लें। और उनकी परिभाषाएं, जो परिभाषाएं आप भूल जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो उनको जरूर आप एक नोट में
लिखते जाएं। हर सब्जेक्ट के लिए एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनाओ, हर एक सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ी कॉपी नहीं बनानी, छोटी सी कॉपी बना लें, पर शॉर्ट नोट्स की कॉपी सब सब्जेक्ट के लिए बनाए और उनमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको लिखते चलें। नियमित रूप से इन नोट्स का रिवीजन करें। जो भी नोट्स आप बनाएंगे वो बनाने के लिए आपको अलग से कोई समय नहीं चाहिए। जब आप पढ़ने बैठे हो तो अपनी ये कॉपी रख के बैठेंगे। अब कॉपी रख के बैठेंगे तो जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज लगी लेके हमने अपने नोट में लिख दी। कोई भी डेफिनेशन थी, कोई भी फॉर्मूला था, मान लो जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आया और वो आपको नहीं पता था, तो आपने ले जाके अपने मैथ के नोट्स में ये लिख दिया शॉर्ट नोट्स में। तो आपके पास फॉर्मूले की डायरी के लिए अलग से कोई टाइम नहीं लगेगा, बस आप जो पढ़ते जा रहे हैं उसी को आप लिखते जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको चैप्टर वाइज लिखते चलें। जैसे जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर पढ़ते टाइम उसके आपको पीछे एक्सरसाइज भी दी जाएगी, ठीक है, या आपके पास जो क्वेश्चन बैंक आती हैं वो आप ले लें। तो उन क्वेश्चन बैंक में वो देख लें कि कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। उन क्वेश्चनों को चैप्टर वाइज अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं उसी तरह से उन क्वेश्चंस को भी आप लिखते चलें। वही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और वही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अगला जो काम करना है रिवीजन। रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो बिना रिवीजन के हम जो कुछ पढ़ेंगे सब भूल जाएंगे। तो हमको रिवीजन जरूर करना है। कैसे करेंगे रिवीजन? कि हर हफ्ते के अंत में रिवीजन करें। अब हर हफ्ते के अंत में रिवीजन के लिए समय निर्धारित कर लिए। सप्ताह खत्म हुआ, संडे आ गया, तो संडे को हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम रिवाइज कर लेंगे। अब रिवीजन का पैटर्न आपके अपने हिसाब से हो सकता है। देखो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना है कि कम से कम आप 2 विषयों का कंप्लीट रिवीजन करें। जितना भी आप पढ़ ले रहे हैं हर वीक आप 2 सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज करें, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ लिया पूरा कर लिया। अब अगले वीक में जब आप रिवीजन करोगे तो अगली 2 सब्जेक्ट को ले लें, फिर अगले वीक में और, तो 3 वीक के अंदर आपके 6 के 6 जो सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट के आपका रिवीजन हो जाएगा। जिनके पास 5 है वो अपना उसी हिसाब से उसको बढ़ाते रहें, लेकिन कम से कम 2 विषयों का रिवीजन जरूर कर लें, पूरा करें। पर मॉक टेस्ट देकर अपनी गति और सटीकता को सुधारें। मॉक टेस्ट का मतलब होता है, अगर आप कहीं कोचिंग में जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो वहां पे क्लास टेस्ट होते हैं या यूनिट टेस्ट होते हैं, आप उनको लगा सकते हो। या आप जो अपनी एक्सरसाइज दी जाती है पीछे, तो जब भी आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ लें तो उसमें से जो क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर वाइज, तो उन एक्सरसाइज में से मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमें कितनी चीजें आ गई हैं और कितना और काम करना है हमें इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। और सभी फॉर्मूलाज याद रखें। देखो जब आप रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो आपको सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं वो याद ऑटोमेटिक हो जाएंगे। उसके लिए कोई अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। तो सारे फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, जो भी मैथ और साइंस के होते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले हम याद कर लेंगे। अगला काम आपको करना है कि अपने जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जो आपके वीक एरिया हमको कैसे पता चलेंगे? जब हम पिछले साल के प्रश्न पत्र हल करेंगे या हम सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं कर पा रहे। तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, या उस चैप्टर के कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके गलत हो जा रहे हैं, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा वीक एरिया कौन सा है, यानी कमजोर क्षेत्र कौन सा रह गया, कौन सी चीजों पे हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अगर आप 10th क्लास में हैं तो 20% तो आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव से ही मिलने वाला है। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको याद कर लें, या उनको करने के जो तरीके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो 6% आपका केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें हर चैप्टर के। जैसे आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो चैप्टर वाइज उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और उनमें भी कोई ऐसी ट्रिक आपको दिखाई देती है या कोई ऐसी चीज आपको मिलती है जो आपको याद नहीं रहती, उसे अपने नोट्स के अंदर नोट कर लें, जिससे जब भी आप लास्ट टाइम पे पढ़ेंगे तो आपके पास एक खाका तैयार हो जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है। अगला जो काम है अपना कि हेल्थ और टाइम मैनेजमेंट। देखो हेल्थ हमें अच्छी रखनी है, हम बीमार नहीं हो सकते। इन 4 मंथ के अंदर अगर आप बीमार हो जाओगे तो आप बाकी लोगों से पीछे हो जाओगे। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अच्छी नींद भी जरूरी है।
कम से कम 6 से 7 घंटे हम सोएंगे पर डे। अगर आप इतनी नींद नहीं लोगे तो आपका दिन जो है वो आलस में गुजरेगा और हमारी जो एकाग्रता है वो नहीं बनेगी। तो हमें एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक अच्छी नींद लेनी है, तो सोना जरूर है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो शारीरिक एक्सरसाइज करें, सुबह जगने के बाद व्यायाम कर लें। ठीक है, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। जब आप पढ़ाई करेंगे तो ऐसा ना करें कि आप 6-7 घंटे जो मैंने पढ़ाई के लिए आपको बोले हैं, तो 6-7 घंटे आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कोई ब्रेक ही नहीं ले रहे। तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, हमारा जो दिमाग है वो खुला रहता है, इससे आपका मस्तिष्क आराम करेगा। तो मस्तिष्क को आराम देना बहुत जरूरी है। तो आप ये काम जरूर कर लें कि आप प्रॉपर नींद लें, सोएं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगला जो काम हमारा रहेगा वो रहेगा कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाएं। जैसे जब आप सब्जेक्ट्स को लिख रहे होंगे, अपने सब्जेक्ट जो आपने लिख लिए, चैप्टर वाइज बना लिए, चैप्टर्स ले लिए सारे, तो उसमें देखो ऐसा नहीं कि हम सारे विषयों को एक जैसा पढ़ सकते हैं। सबके पढ़ने की एक अलग प्रक्रिया है। जैसे अगर आप मैथ को पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक अभ्यास करें। मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है कि अगर आप मैथ में सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को तो पढ़ने से मैथ नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैंने आपको इसके लिए 2 घंटे कम से कम पढ़ाई करने के लिए बोला है। और एनसीईआरटी के साथ साथ एग्जाम्पलर किताबें भी हल करें। ठीक है, एग्जाम्पलर अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी आप क्वेश्चन बैंक ले लें और उन क्वेश्चन बैंक की जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए वो भी कर लें। तो एनसीईआरटी के साथ अलग से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं, तो आपको बेसिक जानकारी है तो मैथ से एनसीईआरटी से मिल जाएगी। लेकिन अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ या तो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करें या फिर आप अपने जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनके क्वेश्चन कर लें। ठीक है, विज्ञान के लिए कॉन्सेप्ट को समझें। देखो विज्ञान में क्या है कि कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, तो उनको समझकर पढ़ें। अगर कहीं पे चित्र है तो चित्र को बनाना सीखें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि फिगर्स आप बना के आओगे तो एग्जाम में उसके अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, प्रयोगों को समझने का प्रयास करें। तो जितनी चीजें आप समझ सकते हो उनको समझें, जो न समझ में आए उनको याद कर लें। सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या आता है, महत्वपूर्ण तिथियां आती हैं, क्योंकि 20 नंबर जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं उसमें ज्यादातर ये पूछी जाती है कि इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उन पे आप फोकस करें। ठीक है, घटनाएं जो भी घटित हो रही हैं, तथ्यों को याद करें कि क्या तथ्य रहे। और देखो सामाजिक विज्ञान में मैप आता है, तो मैप आपका 10 नंबर का आएगा। तो 10 नंबर के मैप के लिए आप उसको अच्छे से तैयार कर लें। कुछ चीजें ही बेसिकली पूछी जाती हैं, तो आप 2-4 मैप जरूर आप एग्जाम में जाने से पहले भर लें। अगर आप 2-4 मैप सॉल्व करके जाओगे तो आपको एक नॉलेज मिल जाएगी कि हमें क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करना है। अंग्रेजी और हिंदी के अंदर लेखन का अभ्यास करें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ें, क्योंकि इसमें निबंध आते हैं, आपके एप्लीकेशन आते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें पढ़ें और व्याकरण यानी ग्रामर और साहित्य पर ध्यान दें। तो दोनों ही चीजों में एक जैसी ही चीजें हैं। देखो उसमें भी चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो आपको पूछे जाते हैं। उसमें भी गद्य और पद्य होते हैं, जैसे पोइट्री और प्रोज, तो उसी तरह से हिंदी में भी होते हैं। तो दोनों सब्जेक्ट मिलते जुलते हैं, तो इन दोनों को पढ़ने की आपकी स्ट्रेटेजी सेम हो सकती है। सामाजिक विज्ञान को अलग तरह से पढ़ेंगे, विज्ञान को अलग तरह से पढ़ेंगे और गणित को तो बिल्कुल ही अलग तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक की हेल्प आपको लेनी है सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आप बात याद है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदें। तो जैसे राजीव का क्वेश्चन बैंक आता है, अवतार का आता है, ठीक है, विद्या का आता है। तो इनमें से कौन सा अच्छा है आपके लिए, उसके हिसाब से आप तय कर लें और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, बाकी मैं भी एक वीडियो बना दूंगा कि जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो मैं मैथ का टीचर हूँ, तो मैथ के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, और बाकी जो हमारे टीचर्स हैं उनसे भी मैं बोल दूंगा कि वो अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक आपको बता देंगे बच्चों को, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से क्वेश्चन बैंक से पढ़कर हम अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव रहें और मोटिवेटेड रहें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो भैया सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए कि हाँ ये हो सकता है। 95% लाना कोई असंभव कार्य नहीं है, जो लाते हैं वो इंसान होते हैं और हम भी इंसान हैं, इसलिए ये हो सकता है। ठीक है, तो आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और खुद को प्रेरित करें। तो अपने लक्ष्य को याद करने के लिए, अपने गोल को याद करने के लिए आप अपने गोल को कहीं लिख लें दीवार वीवार पे, जिससे कि आप
अच्छे से पढ़ाई जरूर कर पाए, और इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो जरूर आपके 95% आएंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से अपना पैटर्न, अपनी प्लानिंग तैयारी करेंगे कि कब कौन सा बच्चा कब पढ़ सकता है, कितना पढ़ सकता है, उसके हिसाब से अपने सारे चैप्टर्स लिख लें, प्लानिंग कर लें, और ये जो टाइम मिल रहा है अक्टूबर तक का, उसमें आप तैयारी कर लेते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, अगली चीज आती है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है सेपरेट, कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखें जिससे मिल जाए पूरे में से पूरे मार्क्स। इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां से आप देख लेना, तो आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। और एक और वीडियो मैंने बताया था कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या देखता है ऐसा जिससे वो फुल मार्क्स देते हैं। तो 3 बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, तो उसको भी आप देख लें। इन दोनों वीडियो को देखने से आपको एक ये पता चल जाएगा कि हमें कॉपी कैसे लिखनी है, प्लस एग्जामिनर को हमें क्या चीजें शो करनी है अपनी, जिससे वो हमें पूरे में से पूरे नंबर दे। ठीक है, अब बात आती है कि लॉन्ग आंसर को जल्दी याद करने की ट्रिक क्या है हमारी। देखो, लॉन्ग आंसर को याद करने के लिए आप पहले लॉन्ग आंसर को पढ़ लें पूरा। जब आप उसे पढ़ चुके होंगे तो पढ़ने के बाद कुछ न कुछ चीजें, कुछ न कुछ फैक्ट्स आपको याद रह जाएंगी। और जब आप याद कर रहे हो तो लिखकर याद करें। ठीक है, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि एक तो हमारी हैंड राइटिंग सुधरेगी। हैंड राइटिंग सुधारने के लिए अलग से थोड़ी ना हमें टाइम मिलेगा, उसमें हम क्या करेंगे, जब भी हम पढ़ा करेंगे तो हम लिख लिख के पढ़ेंगे। और काम ये करना है कि जैसे आप हिंदी में लिखते हो तो हिंदी के जो अक्षर हैं जैसे बनते हैं उनको वैसे ही बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लिखना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे तो आपकी राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी। और रोज आना 2 से 3 लॉन्ग आंसर, सारे सब्जेक्ट को मिला के कम से कम 2 से 3 लॉन्ग आंसर आप रोज आना तैयार करें पर डे। तो इससे हमें क्या होगा कि लिख के याद कर रहे हैं, और उन लॉन्ग आंसर को याद करने के बाद उनमें अगर कोई हेडिंग है तो उन हेडिंग को आप अलग से कहीं पे लिख के रख लो। जिससे क्या होगा कि हेडिंग अगर हमें याद आ जाएगी तो हम उस हेडिंग के अंदर लिख सकते हैं। फिर अगर हमने चीजें पढ़ी हैं तो वो हमें याद आने लगेंगी, अपने आप दिमाग हमारा उन्हें याद कराने लगता है। तो आप क्या करें, लॉन्ग आंसर को पूरा पढ़ें, पहले पूरा पढ़ने के बाद उसे लिखें, और लिखने के बाद जो हेडिंग है उन्हें याद कर लें। और रोजाना 2-3 क्वेश्चन को आप याद करोगे तो लॉन्ग आंसर आपके इजीली हो जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं है। और इसमें भी देखो, इंपोर्टेंट जो है उनको पहले याद करें, जो इंपोर्टेंट है, जो एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाएंगे। और 2 से 3 बार आए हैं कभी पेपर में, 2020 में भी आया है, कोई 2021 में भी आया है, 2022 में भी आया है, तो वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। उनको पहले याद करें, फिर उसके बाद जो कम बार पूछे गए हैं उनको याद करें, फिर उसके बाद जो चैप्टर हम बचे कुचे रह जाए उनको याद कर लेना। ठीक है, और जब आप हैंड राइटिंग की बात की जाए तो हैंड राइटिंग जब आप लिख के करोगे तो हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक आपकी सुधरती जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि लास्ट टाइम की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास। तो लास्ट टाइम अंतिम समय पर 2025 के जो सैंपल पेपर आएंगे उन सबको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमारे पास शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। उन शॉर्ट नोट्स का डेली बेसिस पे हम रिवीजन करते रहेंगे। और मैथ और साइंस के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो लास्ट टाइम पे आपको केवल सॉल्व क्वेश्चन करने हैं, अनसॉल्व नहीं करने हैं। तो वो अनसॉल्व क्वेश्चन करने के लिए मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, केवल मैथ और साइंस के लिए सॉल्व जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो हमारी क्वेश्चन बैंक है उससे कर सकते हैं जब भी आप लास्ट टाइम रिवीजन करेंगे एग्जाम टाइम पे। तो ये हमारा पूरा पूरा पैटर्न हो गया। अगर आप इस पूरे पैटर्न के हिसाब से चलते हैं तो आपके 95% नहीं तो 90% प्लस जरूर आ जाएंगे। ठीक है, अगर टाइम टेबल बनाने के लिए आपको वीडियो देखनी है तो ये टाइम टेबल वाली वीडियो है, इसको देख लेना। और ये आपको यहाँ पे मैथ के लिए प्लेलिस्ट है पूरी, इस प्लेलिस्ट पे आपको पूरे मैथ के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन दोनों भी चीजों को आप देखना चाहो तो उनमें से जो आपको ठीक लगे उसको देख लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।